नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है, उत्साह भी रहता है। तो आज हम परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं अपने स्टूडियो में। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है गणित और भौतिक विज्ञान के बहुत ही अनुभवी शिक्षक। लगभग 15 वर्षों का अनुभव आपका है और आप कैरियर काउंसलर भी हैं। ललितपुर जनपद में आप बहुत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनकी सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे गगन चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। गगन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं आ गई हैं, बच्चों के ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है जी। वो इस दबाव को कैसे हटाएं? क्योंकि पहली बार जब वो कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा के एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चिंता रहती है जी। कैसे इससे सुलझे? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने विद्यार्थियों के हित में इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आपने अभी एक बात कही कि अधिकांश बच्चे दबाव में रहते हैं और उत्साह में रहते हैं, तो मेरा मानना है अधिकांश दबाव में ही रहते हैं। और वो दबाव कई कारणों से है, जिसमें एक प्रमुख कारण जो मैं एक शिक्षक होते हुए अनुभव करता हूँ, वो सबसे बड़ा कारण है कि वो परीक्षा के लिए पढ़ाई तो करते हैं लेकिन योजनाबद्ध पढ़ाई नहीं करते। तो एक अच्छी योजना के अभाव में मेहनत वो करते चले जाते हैं, लेकिन वो कई बार दिशाहीन होते हुए देख उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। अगर वो दबाव को हटाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, पूरे सत्र में जो उन्होंने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को आखिरी समय में एक अच्छी योजना के तहत ख़त्म करें। अच्छी योजना के तहत उसको चरणबद्ध तरीके से तैयारी करें और अपने पड़ाव तक पहुँचें। लगभग 5 दिन बचे हैं, एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं जी। अब कॉलेज भी बंद हो गए, वहाँ पे भी पढ़ाई बंद हो गई है। तो अब ऐसे में घर पे बैठ के बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, विद्यालय बंद होते ही, और अधिकांश बच्चे कोचिंग सेंटर में भी अब नहीं जा रहे होंगे, वो भी बंद हो गए हैं। तो चूँकि एक लंबा सत्र उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ तैयारी करते हुए बताया, अब वो स्थिति है कि उनको बिना शिक्षक के अपने घर पर तैयारी करनी है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो पहले इस बात को समझें कि जो 10 महीने उन्होंने लगभग पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में उन्होंने किन टॉपिक्स को अपने किस तरह से पढ़ा है। जैसे अलग अलग तरीके के विद्यार्थी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने 100% अपना कंटेंट, सिलेबस, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 80%, कुछ 60% कंटेंट को, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ पाते हैं। तो हर एक श्रेणी में जो विद्यार्थियों की तैयारी है आखिरी समय की, वो अलग अलग होती है। जब बिना शिक्षक के हम तैयारी करने जाते हैं तो कई बार सैचुरेशन की स्थिति भी होती है कि विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या कई बार किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा समय देना है, किन टॉपिक्स को कम समय देना है। इस चीज़ को वो अनुभव नहीं कर पाते। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि जब हमने पूरा सत्र अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये आखिरी समय में बेहतर ये है कि वो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो पुराने सत्रों में आए हुए पेपर हैं, उनको लगाएं। उनको लगाते हुए हर बार अपना मूल्यांकन करें, और उस मूल्यांकन में उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारा टाइम नहीं मैनेज हुआ, तो एक पेपर अगर वो घर पर बैठ के देंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हमारा कहाँ कमी रह गई, क्यों हमारा टाइम नहीं मैनेज हुआ, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, कई टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग हैं, जो बार बार उन टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो वो टॉपिक हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और वो हमारे दबाव को धीरे धीरे कम करते हैं। तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम किन टॉपिक्स को प्रमुखता से देखें और उनके प्रश्नोत्तर का अच्छा अभ्यास करें। विद्यालय बंद होने के बाद, जैसे ही विद्यालय बंद होता है, अब एग्जाम नज़दीक है, तो अभिभावकों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। और वो भी देखते हैं कि बच्चा घर पे है, तो उनको कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा मार्गदर्शन बच्चों को देना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या भूमिका अभिभावक की होनी चाहिए? जी बिल्कुल। शिक्षकों के भाव में जब बच्चा बिना शिक्षक के घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो निस्संदेह अभिभावकों का रोल बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अभिभावकों को ये चाहिए कि हमारा बच्चा बिना दबाव के पढ़ाई करे। उसके लिए आवश्यक है कि उसके ऊपर किसी भी अच्छे रिजल्ट का दबाव वो ना बनाए। सबसे पहली चीज़ इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार बिना किसी दबाव के पढ़ रहा है या नहीं। दूसरा, कुछ चीज़ों को उनको दूर से मॉनिटर करना है। जैसे अब आजकल के समय में ये एक बड़ा ट्रेंड हो गया देवेंद्र जी
कि बच्चों की एक आदत ये हो गई है कि जो उनका फ्रेंड सर्किल है, घड़ी घड़ी वो उनसे चर्चा करते हैं कि फ़लाने पेपर की तैयारी आपकी कितनी हो गई, फ़लाने की कितनी हो गई। इन बातों से अनावश्यक दबाव होता है। तो करना यह है कि अभिभावकों को ये बताना है बच्चे को कि आप जो भी करें, जितना समय आपके पास बचा हुआ है, आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि उस समय को एक अच्छी योजना बना के एक अच्छा प्रयास करें। हमें परिणाम जानने की कोशिश नहीं करनी है, ना परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। कई बार देखा जाता है कि परीक्षा के समय पे बच्चों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है, छात्र छात्राएं जी बीमार पड़ जाते हैं जी। इसका क्या कारण रहता है? इसके कारण प्रमुखता से जो है वो ये है कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। परीक्षा का दबाव बच्चे इस कदर ले जाते हैं कि उनके दिमाग में स्ट्रेस और एंग्जाइटी की स्थिति बन जाती है। वो रात को जागने की कोशिश करते हैं, उनको ये लगता है कि अब जो भी होगा हम किताब सामने रख के ही होगा। तो कई बार अनावश्यक तरीके से वो जो अपना रूटीन है, जो साइकिल है हमारी दिन भर की, उसको वो डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो जो नींद उनको मिलनी चाहिए प्रॉपर, वो जब नहीं हो पाती तो उनके दिमाग पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो अंडर स्ट्रेस कंडीशन हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक पड़ जाती है। ये हमारा बॉडी साइंस है, और जब इम्यूनिटी वीक पड़ेगी तो हम बीमार भी पड़ते हैं। जी। अपने आप को कैसे छात्र छात्राएं मोटिवेट करें परीक्षा के समय पे? जी, बहुत अच्छा है। देखिए, अपने को मोटिवेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना पिछला रिजल्ट जो भी है उसको अपने दिमाग में रखना है। उस रिजल्ट को दिमाग में रख के ये गौर करना है, इस बात को हमें बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि हमने जो 10 महीने का प्रयास किया है वो किस स्तर का किया है। उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं बार बार कैरियर काउंसलिंग में भी देवेंद्र जी बताता हूँ। एक बड़ा छोटा सा तरीका है, मैं बताता हूँ, बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें और आगामी सत्र में भी जब उनकी पढ़ाई होगी अगर वो याद रखेंगे तो उनके बड़ा काम में आएगा। कि हमारे सामने जो भी समय बचा हुआ है उसको एक प्लान बनाएं। जैसे हमारे सामने सपोज 100 डेज प्लान है, 3 महीने का सेशन है लगभग कोई, तो 100 डेज में हम अपनी एक अच्छी टाइम टेबल बनाएं, समय सारणी बनाएं, योजना बनाएं कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट करना है, फिर उसके बाद इस टाइम पे ये सब्जेक्ट करना है, न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्वेश्चन करना है। एक अच्छी योजना बनाते हुए वो आप चाहें तो अपने शिक्षकगण की मदद भी ले सकते हैं। उस योजना को बनाने के बाद जी वो अगले दिन से उसको अप्लाई करें। जिस दिन वो उस योजना के अनुसार अपनी पढ़ाई करते हैं उसको टिक लगा लें, और अगले दिन फिर अगर वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो फिर टिक लगा लें। जिस दिन वो पढ़ाई उस अपने बनाए हुए स्ट्रेटजी योजना के अनुसार नहीं कर पाते हैं उस दिन वो क्रॉस लगा दें। तो ऐसे 100 दिन का प्लान जब वो बनाएंगे तो 100 दिन के प्लान के बाद जब एग्ज़ाम दे के आएँ तो उनको ये नहीं देखना है कि हमारा पेपर कहाँ कैसा हुआ कैसा जाएगा, ये सोचना भी नहीं, ये देखना है कि हमारा प्रयास कितना % था। तो जैसे अगर 100 दिन के प्लान में आपने 80 टिक लगाए हैं और 20 क्रॉस हुए, इसका मतलब 80 दिन आपने खुद अपनी ही योजना को 100% प्रयास में बदला और 20 दिन आप उसमें असफल रहे। तो आपका प्रयास जब 80% है तो हमारे ऊपर दबाव 90% और 100% का नहीं होना चाहिए। ये 100 मूल्यांकन का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जब हमें अपना प्रयास पता होगा तो हमें अपना रिजल्ट भी पता होगा कि रिजल्ट हमारा इतने ही % के आसपास होना चाहिए। तो अगर वो 100 मूल्यांकन के छोटे छोटे से तरीके, जैसे 5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो 5 दिन में अब सारा सिलेबस वो पढ़ चुके हैं, तो अब वो अपने अलग तरीके से योजना बनाएंगे, लगातार क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। कैसे समय प्रबंधन करें? अब तो 5 दिन बचे हैं। जी जी बिल्कुल, समय प्रबंधन का अब यही तरीका है कि चूँकि 5 दिन के समय में अब सारे सब्जेक्ट वो नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अब जो पेपर उनका आ रहा होगा सबसे पहले वो उसी पेपर की योजना करेंगे। तो योजना करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वो उनको ये पता हो कि हमारा जो भी सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा पेपर है उसको करने में हमें कितना समय लगेगा। पूरा पाठ्यक्रम करना है, पाठ्यक्रम के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना है और साथ में क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। तो सबसे पहला सुझाव मेरा ये है कि वो बहुत लंबा सेशन ना पढ़ें, छोटा छोटा सा सेशन पढ़ें। जैसे कि ह्यूमन साइंस है कि हमारा जो दिमाग है उसका फोकस 40-45 मिनट तक बेस्ट होता है। बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि वो दबाव परीक्षा का जब होता है तो उनको ये लगता है कि हम अगर पढ़ने लगातार नहीं बैठेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। इस चक्कर में वो लगातार लंबी सीटिंग ले लेते हैं और लंबी सीटिंग लेने में बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बिगड़ जाती हैं। तो 40-45 मिनट का केवल एक सेशन बनाए वो, उस सेशन में 40-45 मिनट के कई सारे सेशन अपने डिज़ाइन करें, वो इनके बीच में एक अच्छा खासा गैप रखें, दिमाग फ्रेश करें और हर एक 40-45 मिनट का टारगेट सेट करें कि इन 40-45 मिनट में मुझे ये चैप्टर का ये पार्ट करना है,
कंप्लीट, या ये क्वेश्चन लगाने हैं, अगले 40-45 मिनट का टारगेट अलग करें और हर पेपर की तैयारी वो कोशिश ये करें, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी गैप होता है, बड़ा रिलैक्स देने वाला एग्ज़ाम भी होता है बोर्ड एग्ज़ाम, प्रेशर वाला नहीं होता है। तो जब बहुत ज़्यादा गैप हमारे पेपर में, तो कोशिश ये करना है कि अपना सारा पाठ्यक्रम क्वेश्चन आंसर के साथ लगभग 1 या 2 दिन वो पहले कंप्लीट करें। शुरुआती दिन जो बचे हुए हैं वहाँ वो ज़्यादा मेहनत करें और कोशिश ये करें कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आए हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस कम होता चला जाए। आखिरी दिन में वो केवल उन्हीं पॉइंट्स को देखें जिनको उन्होंने पिछले दिनों तैयारी करते हुए महसूस किया है कि इनमें हमें थोड़ा दिक्कत है या भूल रहा है, तो आखिरी दिन केवल उन टॉपिक को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को रिलैक्स करें। अन्य बोर्डों की अपेक्षा यूपी बोर्ड थोड़ा अलग है, और यूपी बोर्ड में बच्चे कैसे अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं? लोग कहते हैं सीबीएसई बोर्ड में तो अच्छे अंक आ जाते हैं, कम पढ़ाई में भी आ जाते हैं, या अन्य बोर्डों की तुलना में यूपी बोर्ड थोड़ा टफ है? नहीं, अब ये तो देवेंद्र जी केवल मिथक मात्र रह गए हैं, क्योंकि जितना मेरी जानकारी है अब यूपी बोर्ड भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चला रहा है। एनसीईआरटी का मतलब वही पाठ्यक्रम जो सीबीएसई बोर्ड चलाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में नंबर लाना आसान नहीं भी होता है और बहुत आसान भी होता है। एक अच्छी योजना के साथ हम बिल्कुल सही दिशा में तैयारी करके आसानी से अंक ला सकते हैं। अगर हमारी योजना सही नहीं है, सही समय पे हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मुश्किल हो जाता है। यूपी बोर्ड का जो मिथक था ये कई वर्षों पुराना था। तब हमारे यहाँ मूल्यांकन का तरीका, हमारा पाठ्यक्रम बहुत अलग था, लेकिन अब पाठ्यक्रम हमारा लगभग वही है। जैसा कि जानकारी आपको भी होगी कि अब सेंट्रलाइज सिलेबस हो चुके हैं, तो 11-12 के तो लगभग सारे बोर्ड के सिलेबस एक ही हो चुके हैं। कंटेंट, उनकी इंडेक्स, सारी चीज़ें सेम हो चुकी हैं। जब हम आपका पॉडकास्ट करने वाले थे तो कुछ छात्र हमको ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि गगन सर से ये पूछना कि हमको याद नहीं होता है। हाँ। बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है। जी देवेंद्र जी, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे, तो इसका मैं बहुत अच्छा आपको उत्तर भी देता हूँ। समय है आपके पास, और विद्यार्थी इस उत्तर को जरूर सुने, उनके बहुत काम में आने वाला है। ये यक्ष प्रश्न आजकल सभी विद्यार्थियों का है। लास्ट कैरियर काउंसलिंग भी जो मैं करके आया विद्यालय में, वहाँ भी कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किया। तो मेरा उत्तर इसमें यह है कि विद्यार्थी इस बात को समझें कि हम जब एक 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी देख के आते हैं और हमसे कोई पूछता है उस मूवी की कहानी क्या थी, तो हम कतई उससे ये नहीं कहते कि हमें रिवीजन करना है या हमने देखी हमें याद नहीं हुई। हम सारी 2.5 घंटे की कहानी उसको फटाफट 15-20 मिनट में सुना देते हैं। इसी तरह एक 3.5-4 घंटे का T20 मैच जब हम देखते हैं तो हमें सब पता होता है कि किस क्रिकेटर ने, किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, इवन ये भी पता है कितने 6 लगाए, कितने 4 लगाए, किस बॉलर का क्या परफॉर्मेंस था। तो 3.5 घंटे का एक T20 मैच हमें एक बार में याद होता है, उसके लिए हमें रिवीजन नहीं करना पड़ता। 8 घंटे का वनडे मैच भी हमें एक बार में याद होता है, 5 दिन का टेस्ट मैच भी याद होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं याद होती। तो फ़र्क ये इस बात का है कि जब हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं जिनमें हम आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं, तो रिवीजन हमें करना नहीं पड़ता। बेसिकली रिवीजन कोई शब्द विज्ञान है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ केवल एक चीज़ सिखाई जाती थी कि हम जो भी काम करें उसको एकाग्रचित होकर करें, और इतना एकाग्रचित होकर करें कि अगर हमारे आसपास कहीं बम भी फट जाए तो हमें पता ना चले। जब हम अपने को उतना एकाग्र करके किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, जब हम किताब की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए वो लाइन हमारे दिमाग में उतरनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद हमें तब करना पड़ रहा है जब हमारा पढ़ते हुए था, मन एकाग्र नहीं था, इसलिए पढ़ते हुए कुछ याद रहा, कुछ भूला। अगर मन हमारा एकाग्र होगा और दिमाग स्थिर होगा तो एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ें याद होती हैं। उसका तरीका ये है कि दिमाग को सारी चीज़ों से हमें खाली करना है। जब हमारा एग्ज़ाम है, हमें अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करना है कि हमें क्या करना है। तो पढ़ाई हमारी पहली प्रायोरिटी होगी तो सारी चीज़ें दिमाग से निकलेंगी तो केवल एक ही चीज़ जाएगी, मन हमारा स्थिर हो जाएगा और हमें चीज़ें याद होंगी। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, दूसरा शादी विवाह भी मोहल्लों में चल रहे हैं। एक गली में ही शादी है, डीजे भी बजते हैं, तो इन सब का बड़ा नकारात्मक प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि कुंभ में भी घर के लोग जा रहे हैं और यहाँ शादी है तो डीजे बज रहा है, आप कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कैसे बच्चे इन सब चीज़ों का सामना करें? ये बहुत आवश्यक प्रश्न है और इसमें निस्संदेह विद्यार्थी से ज़्यादा रोल जो है वो उनके अभिभावकों का
और जो शहर के हमारे प्रबुद्धजन हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उनको इस बारे में मुझे लगता है विचार करना चाहिए। या तो उनके संज्ञान में अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो संज्ञान में लाना चाहिए कि भाई ये एग्ज़ाम का समय है तो डीजे की जो टाइमिंग है वो थोड़ा रिड्यूस की जाए, थोड़ी शॉर्ट की जाए, उनका साउंड लेवल थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि बच्चे चाहते हुए भी इस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि उन्होंने साल भर उस माहौल में तैयारी नहीं की। अगर वो साल भर बैंड बाजे नगाड़ों के बीच में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो शायद उनको दिक्कत ना होती। अब चूंकि ये स्थिति है तो मुझे लगता है अभिभावकों को मिल करके, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके इस चीज़ का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यक है। और दूसरी तरफ महाकुंभ का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है कि अभिभावक जो हैं उनको भी इस बात को समझना है कि इस समय जो प्रायोरिटी है वो क्या है। बच्चे के लिए इस समय अभिभावकों का साथ मनोबल बढ़ाने वाला होता है। उनके घर पे वही उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय कुंभ में भी नहीं है, 1 या 2 दिन के लिए लोग बाग जाते हैं और आ जाते हैं, उतने समय की केवल समस्या होती है। तो मुझे लगता है विद्यार्थी इतना मजबूत होता है कि उसको झेल सकता है। जैसे आपने कहा कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है, परीक्षा के समय बड़ा स्ट्रेस रहता है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ाने का वही तरीका है कि हमें निरंतर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है। देवेंद्र जी देखिए, बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि जैसे हमारा पूरा जो सेशन होता है, पूरे सत्र में हम जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमारी एग्ज़ाम या क्वेश्चन आंसर से जो मुलाकात होती है वो सीधा एग्ज़ाम में होती है। अब जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम एग्ज़ाम देते हुए बहुत सारी अपनी कमियां समझ आती हैं कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाए अपना, हम अपने को फोकस नहीं कर पाए। इस वजह से कई आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अब इसका समाधान ये है कि बच्चा ये प्रयास करे कि क्वेश्चन आंसर या पेपर से मुलाकात हमारी सीधी एग्ज़ाम में ना हो, क्योंकि जो कमियां हमें अपनी पता चली हैं वो दूर कैसे होंगी। अब दूर करने के लिए कमियां तो आज पता चल गई, अगला एग्ज़ाम फिर 3-4 महीने बाद आएगा, तब तक के लिए फिर वही मनोस्थिति हो जाती है। तो कोशिश ये करना है हमें कि निरंतर हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम 3 दिन का या 7 दिन का एक लक्ष्य लें कि हमने अपने सब्जेक्ट में जो भी 1 हफ्ते में पढ़ा है, 1 हफ्ते बाद हमें उसको टेस्ट के रूप में देना है और एक पेपर से मुलाकात करनी है। अगर हम पेपर देने के लिए आदी हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है दबाव नैसर्गिक रूप से कम हो जाएगा बच्चों के ऊपर। और उसका एक तरीका, हाँ, एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं विद्यार्थियों को विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की जो परीक्षा का टाइमिंग होता है और जो घर पे पढ़ाई का टाइमिंग होता है वो देवेंद्र जी बहुत अलग होता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है, उन टाइमिंग में बच्चे या तो स्कूल कोचिंग में होते हैं या अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, और एग्ज़ाम की टाइमिंग में उनको दिमाग चलाने का अभ्यास नहीं होता। तो शुरुआती कुछ पेपर में कोई एडजस्टमेंट करने में समय निकल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम के समय पे, जैसे ये बड़ा क्रूशल समय चल रहा है, आपने बात कही थी इन 5-7 दिनों में, तो इन 5-7 दिनों में वो जो भी घर पे अभ्यास कर रहे हैं उनका पेपर जिस टाइमिंग में होना है, सपोज़ जैसे उनका पेपर 10 से 12 है या 10 से 1 है, तो वो प्रतिदिन अपना एक पेपर 10 से 1 ही लेके बैठें, जिससे उस टाइमिंग में उनको अपना दिमाग चलाने की आदत पड़े कि इस टाइमिंग में हमारा दिमाग एक्टिव हो, क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए, कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए सक्रिय हो जाए। अगर उनको इन 5-7 दिनों में उस टाइमिंग में दिमाग चलाने की आदत हो जाएगी तो जिस दिन वो एग्ज़ाम में प्रवेश करेंगे उनको कुछ भी नयापन नहीं लगेगा और 80% दबाव अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तो पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात हो गई। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं है, अब पेपर बिल्कुल आ गया है सामने और पास भी होना है, तो उनके लिए गगन चतुर्वेदी जी की क्या सलाह है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल जवाब है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक समय हमारे पास है जी, और हम प्रयास कर सकते हैं तो हमें प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी अच्छा होना है वो हमारे प्रयास से ही होना है। भले ही आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो ऐसे कुछ बच्चे अगर हैं जिनको इस समय बहुत डर लग रहा है इस वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, वो तुरंत अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं, पुराने वर्षों में आए हुए पेपर्स को उठाएं, उनको लगाना शुरू करें। चीज़ें नहीं भी आती हैं तो उनको तैयार करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं वो एक आइडिया हमें बिल्कुल दे देते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और पेपर को लगाते लगाते कई क्वेश्चन हमें याद भी हो जाते हैं। तो वो निस्संदेह आपका आज अगर 0 है, आज आपने एक पेपर लगाया तो 0 से कुछ ऊपर ही जाएगा, कल आपने पुनः एक पेपर लगाया तो आप फिर कुछ ऊपर जाएंगे। तो 0 की स्थिति में अगर आप हैं और
कुछ कर नहीं रहे हैं प्रयास, केवल सोच ही रहे हैं, घबरा ही रहे हैं, तो घबराने से तो काम नहीं बनेगा, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा, जितना भी आएगा, वो पढ़ने से कोई आएगा। मंत्र हो अगर इन बच्चों के लिए, उन्होंने ऐसा, मतलब जब मैं पॉडकास्ट करने वाला था तो ऐसा उनका सवाल था, कोई ऐसा मंत्र होता हो जिससे याद हो जाए, बस कोई जादू ऐसा चल जाए कि बस पास हो जाए। देखिए, मंत्र इस समय एग्ज़ाम के टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे एक ही है कि हमें परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, बस ये समझना है कि हमारे सामने एक चुनौती है। अगर हमने बहुत अच्छा पढ़ा है तो बड़ी आसान चुनौती है, कम पढ़ा है तो थोड़ी सी कठिन चुनौती है। और चुनौतियों का सामना करने का एक ही तरीका है कि मैदान में उतर जाइए और आप जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करिए। देखिए देवेंद्र जी, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है जी। जो राह संघर्षों की चुनता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती है गहरी अंधेरी रातों से जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी। तो जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, हमें उसको एक चुनौती मानना है। भले ही हमने पीछे कुछ भी किया हो, अब हमें उसको नहीं सोचना। अगर हम पीछे ही हमेशा देखते रहेंगे तो आज हम जिस अतीत के लिए परेशान हो रहे हैं, आज भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल हम आज वाले अतीत के लिए परेशान होंगे। तो आज जो कल अतीत बनेगा, इस वर्तमान को सुधारने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दें, एक योजना बनाएं, बहुत सारे पेपर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बजाय पढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, उससे आपका काफ़ी काम बनेगा। तो अभी विद्यालय बंद हो जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो कई माध्यम है पढ़ाई के, ऑनलाइन माध्यम भी है, मोबाइल से पढ़ाई की जा सकती है, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई की जा सकती है, ग्रुप स्टडी। तो इनमें से आप किसको बेस्ट मानते हैं? सबसे अच्छा तरीका ग्रुप स्टडी है। ग्रुप स्टडी इसलिए भी अच्छा होता है कि एक तो हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथी होते हैं, तो कई बार हमारा मनोबल गिरने नहीं पाता। दूसरा, जब हमारे साथी होते हैं तो एक नैसर्गिक हमारी रुचि पैदा होती है। हमने आपस में एक टॉपिक डिसाइड किया कि हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, सब लोग पढ़ाई में लग जाएं और इतनी देर के बाद इन टॉपिक से हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे लगता है कि घर पे बैठ के जब हम एक सीमित समय में कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्रुप स्टडी में जब हम डिस्कशन में आते हैं तो 4 क्वेश्चन किसी ने पूछे, 4 क्वेश्चन किसी ने पूछे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी हो जाते हैं। और साथ ही ये भी लगता है कि भाई हमारा साथी जब करके आया है और वो कर सकता है, तो एक हमारे अंदर नैसर्गिक आत्मबल आता है और एक प्रेरणा आती है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ फिर वो बच्चे करना शुरू करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि कल हम अपने दोस्त को करके दिखाएंगे, उसको भी लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब हमें उससे पूछना है तो पूछने के पहले हमें भी उसके उत्तर तैयार रखने पड़ेंगे, तो ये भी एक बहाना हो जाता है ज़्यादा अच्छी तैयारी करने का। इसलिए ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट। तो आप एक शिक्षक हैं, आप मूल्यांकन भी करते हैं जी। बच्चों में, बड़ा ये वो रहता है, मतलब से उनके अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कॉपी यहीं पे चेक हो जाएंगी या कहीं बाहर जाएंगी, और जो चेक करेंगे उनके मन में क्या चलता है जब आप चेक करते हैं कॉपियाँ? देखिए, कॉपी जांचने वाला हमेशा ये सोचता है कि बच्चे ने लिखा हो, एकदम स्पष्ट लिखा हो। पहली चीज़, ये बात मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ देवेंद्र जी, और ये बात विद्यार्थी जब सुनेंगे तो वो उस बात को समझेंगे और उतारेंगे अपने अंदर, कि जब आप क्लास में पढ़ने जाते हैं तो आपको अपने को जीरो मान के जाना है कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा अगर आप सोच के जाएंगे तो आपके अंदर शर्म नहीं होगी छोटे से छोटे प्रश्न पूछने की। और जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाएं तो आप जांचने वाले को बिल्कुल जीरो मान लें कि जांचने वाले को कुछ नहीं पता है। अगर हमें एक न्यूमेरिकल भी आया है, उसका उत्तर हमें लिखना है, तो पहले उसको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फार्मूला उसमें अप्लाई होगा, फिर उसमें वैल्यू डालें। कोई एजम्पशन भी आता है तो हमें उसको अलग से बताना है। जांचने वाले को कुछ नहीं पता ऐसा मान के अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। और जांचने वाला भी जब कॉपियां चेक करता है तो कई बार मार्किंग उसकी रिलेटिव हो जाती है। आपका क्वेश्चन था जांचने वाले की क्या सोच होती है। जांचने वाला कुठारा आघात करने के लिए नहीं बैठता, वो तो ये चाहता है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दें। उसका, जैसे विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं तो विज्ञान वर्ग के बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी दिख रहा है किसी आंसर में तो वो कोशिश यही करता है कि उनको अंक दिए जाएं। एकदम फर्जी अंक भी वो नहीं देना चाहता जिससे बच्चे का विकास ही रुक जाए। लेकिन ये भी सही है कि अगर बच्चा सही के आसपास भी होता है तो हो सकता है पूरे अंक ना दिए जाएं लेकिन उसको कुछ अंक मिल जाते हैं। जांचने वाला चाहता है कि बच्चा आगे बढ़े। सुबह परीक्षा है, रात में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है कि जब सत्र में हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आज के समय में अधिकांश बच्चों ने जाग के पढ़ना शुरू कर दिया है। उसका एक कारण शायद ये भी है कि उनका अधिकांश दिन स्कूल और कोचिंग्स में व्यतीत होता है।
तो उनको लगता है कि शायद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वो रात को जाग के पढ़ते हैं। एग्जाम के समय पे जो बच्चे लगातार रात को जाके पढ़ते आ रहे हैं, जिनका लंबा अभ्यास है, मैं बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक शिक्षक के तौर पे मेरा मानना है कि एक विद्यार्थी को अपने शैक्षणिक जीवन में भी एक लंबा समय बिताना होता है, और लंबी रेस लगाना है अगर उसको, तो उसका दिमाग और उसका शरीर एकदम स्वस्थ होना चाहिए। जी। दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारा बॉडी साइंस है, उसका हमें फॉलोअप लेना चाहिए। बॉडी साइंस ये कहता है कि रात को हमें एक निश्चित समय के बाद वो हार्मोन हमारी बॉडी से निकलते हैं जो हमें सुलाने का काम करते हैं, और जब उस समय हम जाग रहे होते हैं तो हम अपने ही बॉडी साइंस को अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमें पता नहीं चलता कि हम कब एंजाइटी में चले गए। तो बच्चों को प्रयास ये करना चाहिए कि अपना जो पढ़ने का टाइम टेबल है उसको थोड़ा चेंज करें, रात को समय पे वो सोएं और सुबह जल्दी जागें। उसका कारण ये है कि सुबह फिर हमारे बॉडी में हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन निकलते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट भी कर देते हैं, हमारे दिमाग को काफ़ी एकाग्र कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। इसीलिए शायद जितनी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो शारीरिक अभ्यास हो, ध्यान हो, साधना हो, पठन पाठन का काम हो, वो सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। तो बच्चों को प्रयास ये करना चाहिए कि रात को जल्दी अगर वो सोएंगे, सुबह जल्दी जागेंगे, तो अपने अपने ही बॉडी साइंस को सपोर्ट करेंगे, और जब उसको सपोर्ट करेंगे तो शायद उनको इतना तनाव, इतना मानसिक दबाव जो हो जाता है वो नहीं होगा, और शायद कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा पढ़ के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा का परिणाम क्या विद्यार्थी के जीवन का मूल्यांकन उससे किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये केवल एक इंडिकेटर हो सकता है, ये एक संकेत मात्र हो सकता है कि आपने पिछला सत्र किस तरह से निकाला है। किसी भी परीक्षा का परिणाम आपका जीवन भर का मूल्यांकन एक विद्यार्थी के तौर पे कर दे, मैं इस बात को नहीं मानता देवेंद्र जी। उसका कारण ये है कि अलग अलग सत्र होते हैं, अलग अलग शैक्षणिक सत्र हैं, उस शैक्षणिक सत्र में भी छोटे छोटे सत्र होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम होता है, अर्धवार्षिक भी होता है, वार्षिक होता है। तो जो विद्यार्थी जिस सत्र को अपनी योजना के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चलाता है, उसको वो परिणाम मिल जाता है। तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि कोई विद्यार्थी अगर किसी एग्जाम में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ पास हुआ है तो वो हर सत्र में ऐसा ही करेगा। वो तब करेगा जब वो हर सत्र को उसी योजना और उसी कंसिस्टेंसी के साथ निकालेगा। तो मैं ये नहीं मानता कि नंबर कभी किसी विद्यार्थी की इंटेलिजेंस का या होशियारी का प्रमाण होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बहुत देखा जाता है कि कई विद्यार्थी पढ़ते बहुत अच्छा हैं, उनको चीज़ें आती हैं, वो क्लास में क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ना होने की वजह से उनके जो मार्क्स हैं, उनके जो अंक हैं, वो उतने नहीं आ पाते जितने लोग उनसे उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है इस बात का अनावश्यक दबाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा जब कंपटीशन में उतरता है तो बहुत जल्दी आगे चला जाता है। उसका कारण है उसने सीखा ज़्यादा है, उसने प्रेजेंट करना नहीं सीखा। अंतिम परिणाम आपको कंपटीशन से मिलता है तो आपकी लर्निंग अच्छी होती है, भले प्रेजेंटेशन खराब हो। लर्निंग अगर आपकी अच्छी है तो कंपटीशन में आप अपर हैंड हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है किसी परीक्षा का परिणाम उसका आखिरी मूल्यांकन नहीं हो सकता। बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा जनपद है, यहाँ पे अधिकांश लोग किसान या मजदूर हैं। ऐसे में उनके बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी नौकरी तक ले जाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं। उन अभिभावकों को ये सब समझ में नहीं आता है कि कैसे हम उनको पढ़ाएं, तो उनकी परीक्षा के समय पे क्या भूमिका होनी चाहिए? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आज के समय में ये कहना कि हमारा कोई इलाका पिछड़ा है जहाँ सुविधाएं नहीं है, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, इंटरनेट का जमाना है, और ऑनलाइन क्लासेस भी कई इतनी अच्छी चल रही हैं, और हमारे यहाँ इंटरनेट सेवा गांव देहात तक बड़े अच्छे तरीके से जा चुकी है। तमाम पाठ्यक्रम भी इस तरह के हैं जो रोजगार उन्मुखी हैं, जिनको वो अपने गांव में बैठकर ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और करके आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अपने शैक्षणिक सत्रों में भी विद्यार्थी तरह तरह की कोचिंगें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, उन कोचिंग्स को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कार्यक्रम भी उनको मिलते हैं, जिनको अगर वो लगता है कि दबाव में है, किसी योजना को नहीं कर पा रहे, तो उन कार्यक्रमों के साथ वो जोड़ करके अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वहाँ नहीं हो सकता। अभी आगामी और पिछले समय में आपने कई ऐसे परिणाम टीवी न्यूज़ चैनल में देखे होंगे जहाँ कई गांव देहात के बच्चों ने यूपीएससी निकाला बिना किसी संसाधन के, कई बच्चों ने आईआईटी में सिलेक्शन लिया, कई बच्चों ने मेडिकल में सिलेक्शन लिया। तो मुझे लगता है जिनकी सोच और लक्ष्य बिल्कुल सधा हुआ है, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
तो आपने बहुत सारी चीजें साझा की, बच्चों को निश्चित रूप से इनका लाभ मिलने वाला है और वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। आपने उन विद्यार्थियों को भी देखा होगा इन 15 वर्षों में जो टॉप करते हैं जनपद में, उनकी क्या प्रतिक्रिया उस समय रहती है, क्या ये हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे? निस्संदेह बड़ी खुशी का समय होता है जब किसी विद्यार्थी की मेहनत उसके परिणाम में परिवर्तित होती है, तो उस विद्यार्थी का उत्साहवर्धन करने वाला है। साथ ही साथ उसके आसपास के जो भी परिवारजन हैं, उसके मित्र हैं, सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, जब उनके चेहरों पे वो खुशी का भाव देखता है तो ये उसका आत्मबल बढ़ाता है और शायद यही परिणाम उसको आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब आखिरी संदेश हमारा यही है कि चूंकि एग्जाम का समय है, तो बच्चे सबसे पहले अपने अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अनावश्यक दबाव ना लें और बहुत अच्छे तरीके से समय को वो योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से अपनी पढ़ाई का काम कर सकते हैं उसको करें। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी विद्यार्थियों को हैं। अच्छी योजना बना के पढ़ाई करें, अच्छा लिखें, किसी भी दबाव को ना झेलें, अच्छा परिणाम प्राप्त करें। तो ये थे हमारे ललितपुर जनपद के 15 वर्ष से लगभग निरंतर बच्चों को ऐसे ही गाइडेंस दे रहे हैं और बच्चे सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे शिक्षाविद गगन चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र।